हर जिले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए। हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची। कांग्रेस में आज गृह युद्ध की स्थिति क्यों है? क्यों अचानक कपिल सिब्बल कांग्रेस में बदलाव की मांग कर रहे हैं? क्यों अचानक आनंद शर्मा को यह कहना पड़ा कि कांग्रेस देश को एक समझती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के इस बयान में मिल जाएंगे। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी ने कल तिरुवनंतपुरम में यह बयान दिया और आज कांग्रेस में इसी बयान को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। आरोप है कि राहुल ने इस बयान में भारत के उत्तर और दक्षिण के मतदाताओं की तुलना की। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण के मतदाताओं को ज्यादा समझदार बताया और गांधी परिवार को लगातार सांसद बनाने वाले अमेठी की उपेक्षा की। और राहुल पर उत्तर दक्षिण के बंटवारे के आरोप में कितना दम है, इसके लिए आपको फिर राहुल का 26 सेकंड का यह बयान ध्यान से सुनना चाहिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल के इसी बयान के बाद खुद को पूरे देश की पार्टी कहने वाली कांग्रेस के लिए जवाब देना भारी हो गया। आरोप लगने लगे कि राहुल गांधी और गांधी परिवार अमेठी का एहसान भूल गया। 15 साल अमेठी की जनता ने इनको बर्दाश्त किया, प्रेम के नाते, संबंधों के नाते, और आज उन संबंधों की दुहाई देने के बावजूद वो वहां पर जाकर, दक्षिण में जाकर अमेठी और उत्तर भारत को अपमानित करते हैं। 15 साल अमेठी की जनता ने झेला एक निकम्मे सांसद को। राहुल गांधी के इस बयान पर आरोप लगने लगे कि यह कांग्रेस की वही मानसिकता है जिसकी वजह से पहले 1947 में देश का बंटवारा हुआ और अब उत्तर और दक्षिण के नाम पर भारत की विचारधारा का बंटवारा हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्टी में गृह युद्ध की स्थिति आई और डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा सामने आए। इशारों ही इशारों में बताया कि वो राहुल गांधी के बयान के साथ नहीं है। राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। पर जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची। कांग्रेस में भूकंप लाने वाले राहुल गांधी के इस बयान के बाद गुलाम नबी आजाद के घर बैठक शुरू हुई। बैठक चल ही रही थी तभी कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बता दिया कि कांग्रेस में राहुल को लेकर कितना असंतोष है। सिब्बल ने तो कांग्रेस में बदलाव की मांग तक उठा दी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हर जिले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए। हमें मतदाता को कहीं का भी हो, उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। राहुल गांधी अपने एक बयान से पूरी कांग्रेस को फंसा चुके हैं। कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस में असंतोष है, कांग्रेस में नेतृत्व बदलने की मांग हो रही है और राहुल है कि उन्हें अब भी परवाह नहीं कि वो सामने आए और बताएं कि उनके बयान का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई कांग्रेस नेता बचाव नहीं कर पा रहा राहुल गांधी के बयान का। जिस तरह का स्टेटमेंट उनका है अमेठी को लेकर, नॉर्थ इंडिया के लोगों को लेकर, मतलब आप सोचिए ना, एक बार की हार ने, 15 साल से जीत रहे थे, तब तक सब सही था, अच्छे थे अमेठी के लोग, अच्छे थे नॉर्थ इंडिया के लोग। एक बार की हार ने ना
मतलब 15 साल का एहसान भुला दिया। अब गांधी और वैसे ये मैसेज ना अमेठी से ज्यादा, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा केरल के लोगों को है। कल को केरल के लोगों के लिए भी हो सकता है यही कहें राहुल गांधी, कहीं और जीतने के लिए या कहीं और के लोगों को कुछ कहने के लिए। अब गांधी परिवार का वोटर्स में बंटवारे का फॉर्मूला देखिए। राहुल गांधी दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असल मुद्दों पर बात नहीं होती है वहां पर। और प्रियंका गांधी प्रयागराज में गंगा स्नान करती हैं। राहुल पर उत्तर दक्षिण को बांटने के आरोप लग रहे हैं और प्रियंका मंदिरों में दर्शन कर रही हैं। राहुल को अमेठी में 15 साल तक सांसद रहने का अब मलाल हो रहा है कि जब तक मैं वहां था ना वो रिफ्रेशिंग नहीं था, मतलब अब ताजगी भरा है, रिफ्रेशिंग है, केरल आ गया हूं मैं। और प्रियंका यूपी में जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। मतलब राहुल गांधी का बयान उनकी बहन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। प्रियंका वाड्रा कैसे बचाएंगी अपने भाई के बयान का, कैसे बचाव करेंगी, देखना दिलचस्प होगा। क्या प्रियंका वाड्रा को भी रिफ्रेशिंग या अच्छा नहीं लगता उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में? प्रियंका वाड्रा को भी मतलब क्या घुटन महसूस होती है जैसे राहुल गांधी को हो रही थी? लेकिन हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 15 साल का एहसान, वो परिवार पर तो सालों साल का एहसान अमेठी के लोगों का। मतलब आप सोचिए 1980 में संजय गांधी, 1981 में राजीव गांधी, 1984 में राजीव गांधी, फिर 1989 फिर राजीव गांधी। मतलब परिवार को सब दिया अमेठी ने और उनको क्या मिला बदले में? 1999 सोनिया गांधी, 2004 राहुल गांधी, 2009 राहुल गांधी, 2014 राहुल गांधी, बस 2019 में नहीं हो पाया। एक हार ने एक तरीके से सब कुछ भुला दिया। इतना एहसान किया और यहां सब कुछ भुला दिया क्या? आगे बढ़ते हैं। देशहित में आज एक और सवाल, बड़ा सवाल, आज की एक और बड़ी खबर। ध्यान से सुनिएगा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है कि अपराधियों को पंजाब इतना अच्छा लगता है? वो वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब देखिए ना, चाहे मुख्तार अंसारी हो, लखा सिदाना, सबको पंजाब पसंद है। आज देश को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मुख्तार अंसारी पंजाब से बाहर नहीं आना चाहता है, पंजाब में अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करता है। मुख्तार अंसारी 2 साल से जेल में है, जमानत ही नहीं मांग रहा है। यूपी ना जाना पड़े इसलिए मुख्तार अंसारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो रही है। और मुख्तार की तरह दिल्ली दंगों का आरोपी लखा सिदाना भी वांटेड और इनाम भी है उस पर। तो पंजाब में खुलेआम भाषण करता है, पकड़ा नहीं जाता है। अब लखा सिदाना पंजाब में खुलेआम घूम रहा है, उसे नहीं पकड़ा जा रहा है। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से नहीं बाहर आना चाह रहा है, यूपी नहीं जाना चाह रहा है। लखा सिदाना को भी भरोसा है कि उसे पंजाब में पकड़ा नहीं जाएगा। भरोसा देखिए सरकार पर। और पंजाब की कांग्रेस सरकार एक भगोड़े दंगाई के भरोसे पर 100% खरी भी उतर रही है। कहां से चुनाव लड़ेंगे? अगर आपको विश्वास है कानून सभी के लिए एक बराबर है, अगर आपको विश्वास है कि कानून आम इंसान और वीवीआईपी में फर्क नहीं करता, तो मुख्तार अंसारी को देखकर अपना ये विश्वास तोड़ दीजिए। क्योंकि मुख्तार माफिया, अपराधी, हत्याओं का आरोपी होने के साथ साथ राजनीति का वीवीआईपी भी है। इसीलिए उसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। इसीलिए है कि उसे पंजाब की जेल में रखा जाए या यूपी शिफ्ट किया जाए। माफिया मुख्तार को यूपी जेल में शिफ्ट करने की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे और उसे पंजाब की जेल में रखे जाने की पैरवी देश के बड़े वकील मुकुल रोहतगी कर रहे थे। मुख्तार अंसारी छोटा आदमी है, यूपी सरकार उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। मुख्तार इतने छोटे आदमी हैं कि उसे बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी से इनके पीछे खड़ी है। अगर मुख्तार इतना ताकतवर है तो उसे मुख्यमंत्री बना दो। कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है, वो तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करता है। अब सवाल यह है कि मुख्तार जैसा माफिया क्यों पंजाब की जेल में रहकर खुश है? क्यों उसके लिए मांग हो रही है कि मुख्तार के खिलाफ यूपी में सभी केस पंजाब में ट्रांसफर किए जाएं? लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में किस आरोप में बंद है। दरअसल
पंजाब के कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उससे मुख्तार के नाम से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। बस इसी के बाद फुर्ती दिखाते हुए पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को यूपी से पंजाब ले आई। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्तार इस केस में 2 साल से बंद है, लेकिन जमानत नहीं मांग रहा, क्योंकि जमानत मिलते ही उसे यूपी की जेल में आना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि जो फुर्ती पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को यूपी से पंजाब लाने में दिखाई थी, वो लखा सिधाना के समय कहां चली गई? लखा सिधाना 26 जनवरी को लाल किले पर दंगे का आरोपी है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। वो बाकायदा ऐलान करके बठिंडा में किसान रैली में आता है और पंजाब पुलिस की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा करके चला जाता है। 1 लाख के इनामी आरोपी लखा सिधाना ने रैली में यह भी बताया कि पंजाब में वो सुरक्षित क्यों है। उसने रैली में कहा कि कांग्रेस और अकाली दल मेरे दोस्त हैं। मैं नहीं कहता लखे करके इकट्ठ होया, ये ना किसी कांग्रेसी करके इकट्ठ होया। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ मेरा एक मित्र भी है, मुंडा कमलजीत बागे पुराने तो कांग्रेसी ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। पंजाब पुलिस के लिए शर्मनाक ये है कि जब लखा भाषण दे रहा था तो वहां कई पुलिस वाले मौजूद थे, सभी उसे पहचानते भी थे, लेकिन देश का अपराधी शायद पंजाब पुलिस के लिए हीरो है। अपराधियों को शायद भरोसा है कि वो कांग्रेस के शासन वाले पंजाब में सुरक्षित है, इसीलिए न तो मुख्तार जैसा गैंगस्टर पंजाब से यूपी आने को तैयार है, न लखा सिधाना जैसे दंगों के आरोपी पंजाब में गिरफ्तार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबको पंजाब पसंद है, लखा सिधाना, जी हाँ, 26 जनवरी गणतंत्र का गुनहगार, उस पर जो आरोप है। एक और शख्स है जिस पर आरोप है हत्या की कोशिश, दंगे भड़काने का आरोप और आपराधिक साजिश। ये 3 बड़ी धाराएं हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता और 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा के आरोपियों में से एक राकेश टिकैत पर। लेकिन देशहित में सवाल पूछ रहे हैं, क्या टिकैत को डिस्काउंट मिला हुआ है? क्या डिस्काउंट सरकार को धमकाने का, डिस्काउंट लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद पर ट्रैक्टरों से चढ़ाई करने का पूरा प्लान बनाने का? राजस्थान के सीकर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को एक कई धमकी दे दिया, नया अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि मार्च तक, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है, मार्च तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुसेंगे, संसद का घेराव होगा, इंडिया गेट पर खेती होगी। टिकैत की धमकी है कि अब की बार ट्रैक्टर लाल किले नहीं बल्कि संसद तक पहुंचेंगे, इंडिया गेट का पूरा इलाका कब्जे में लेंगे, वहीं के पार्क में ट्रैक्टर से खेती जोतेंगे, फसल बोएंगे। तो क्या ये सीधे सीधे लाल किला जैसी एक और साजिश की धमकी नहीं तो क्या है फिर? दिल्ली में फिर ट्रैक्टर आतंक की तैयारी। ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। अब संसद पर अटैक कराएंगे टिकैत। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पर फैलेगा। कान सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा, ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे। तो एक बार फिर दिल्ली में 26 जनवरी की तरह हिंसा के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है आपने हिंसा की जो तस्वीरें, जो आतंक और पुलिस पर हमले की जो तस्वीरें लाल किले पर देखी थी, वो अब संसद भवन पर दिखाई दे, क्योंकि जिन लोगों का लाल किला पर कब्जा करके भी मन नहीं भरा, वो अब देश के लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। राकेश टिकैत अब संसद के घेराव की धमकी दे रहे हैं। 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च का ऐलान कर रहे हैं। और यही राकेश टिकैत लाल किला हिंसा से पहले ट्रैक्टर रैली की जिद पर अड़े थे, लोगों को लाठी डंडों के साथ आने के लिए कह रहे थे, बक्कल उतार देने की धमकी दे रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी
कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। राजस्थान के सीकर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को हिंसा के लिए भी उकसाया। कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम ध्वस्त होंगे। सोचिए, जिन लोगों की ऐसी सोच हो, ऐसी भाषा हो, क्या उनसे कोई बातचीत सफल हो सकती है? भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। राकेश टिकैत अब संसद पर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। फिर खतरा है कि ट्रैक्टर मार्च के बहाने अब संसद पर हिंसा न हो। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ये छूट क्यों मिल रही है? राकेश टिकैत हत्या की कोशिश, दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश और आत्महत्या की धमकी देने के आरोपी हैं। फिर भी खुलेआम संसद पर ट्रैक्टर आतंक की तैयारियां कर रहे हैं। सोचिए, राकेश टिकैत की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या वो हत्या की कोशिश के आरोप में खुला घूम पाता? हमारे देश का कानून जो है वो हर एक सिटीजन के लिए बिल्कुल एक समान है। जांच एजेंसियां हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बोलते हैं, वो जांच करने के दौरान उनके हाथ में ये सारा पावर होता है। उनको अथॉरिटी दी गई है पुलिस एक्ट के हिसाब से कि उसके ऊपर जो है वो अपना कार्रवाई करें। अगर उनको लगता है कि किसी के ऊपर संगीन आरोप है, सीरियस क्राइम्स जो है एलिगेशंस हैं, तो वो उसको अरेस्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। कानून के जानकार बताते हैं कि हत्या की कोशिश के 90% आरोपी एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन राकेश टिकैत की आम आरोपियों से तुलना ही नहीं है। ये तो वीवीआईपी हैं, लेकिन राकेश टिकैत क्या कानून से भी ऊपर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्री। मोदी का मैदान सबसे बड़ा, सबसे विशाल। बिल्कुल सही सुना आपने। अहमदाबाद के जिस क्रिकेट स्टेडियम को कल तक दुनिया मोटेरा के नाम से जानती थी, वो अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का उद्घाटन है। इस अति आधुनिक और भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का ये वो सपना था जिसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इसीलिए है क्योंकि ये 63 एकड़ में फैला है। दर्शकों की कुल क्षमता के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लाल और नीले रंग से रंगी ये कुर्सियां दर्शक दीर्घा की हैं, जहां 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। इससे पहले दर्शकों के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में था। इस मैदान में लाल और काली मिट्टी से बनी अलग अलग 11 पिच हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां 4 ड्रेसिंग रूम हैं और हर ड्रेसिंग रूम के साथ जिम जुड़ा है। स्टेडियम में मौजूद ये ऐसी सुविधा है जिसकी तारीफ स्टेडियम में मौजूद ज्यादातर खिलाड़ी कर चुके हैं।
इसके अलावा ये भारत का पहला स्टेडियम है जहां LED लाइट का इस्तेमाल किया गया। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम की कुछ और खासियतें हैं जो इसे विशेष बनाती हैं। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है, और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। द फील्ड ऑफ प्ले LED लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी, और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे, और जिसमें 40 से 50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नए नाम पर सियासी मैच भी खेला गया। कांग्रेस की तरफ से हार्दिक पटेल बैटिंग के लिए उतरे। उन्होंने कहा कि स्टेडियम सरदार पटेल के नाम पर था और उसे बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। जबकि अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर 230 एकड़ में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसका राष्ट्रपति ने भूमि पूजन किया। मोदी जी के ही गाइडेंस से, मोदी जी की ही प्रेरणा से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव बन रहा है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल स्पर्धाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा। इसके साथ 3000 खिलाड़ियों को रहने की अलग से व्यवस्था है। 3000 बच्चे यहाँ रहकर अपने आप को अपने कोच के मार्गदर्शन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 63 एकड़ में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और 230 एकड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अलावा नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, जहां 33 तरह के खेल आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक के स्तर का स्विमिंग पूल होगा। यानी सरदार बड़े थे, बड़े हैं और बड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को GCA यानी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की अगुवाई में बनाया गया है। GCA की स्थापना 1934 में हुई। साल 2009 में नरेंद्र मोदी GCA के अध्यक्ष बने। उन्होंने मोटेरा स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा और इस दिशा में शुरुआत की गई। साल 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने GCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद अमित शाह GCA के अध्यक्ष बने। मोदी के काम को शाह ने आगे बढ़ाया और आज GCA ने न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, बल्कि उसका नाम भी इस स्टेडियम के शिल्पकार नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा। अब कोरोना का जिक्र करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण जल्द ही शुरू करने का ऐलान किया है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर उम्र वाले वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें गंभीर बीमारी है। ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है, लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगी थी, बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.